हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट पार्ट है ये, पार्ट नंबर 3। चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। हम इस वीडियो के अंदर जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जो कि है हमारा टॉपिक नंबर 4 स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, और टॉपिक नंबर 5 स्पेशल कंसिडरेशन, और लास्ट टॉपिक फीमेल एथलीट्स ट्रेड्स। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से कवर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो जैसा कि हमें मोटा मोटा सबको पता ही है कि वुमेन का हमेशा बहुत ही ज़्यादा सप्रेस करके रखा गया उनको, ठीक है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर हम जीते हैं, जहाँ पे वुमेन को है ना कई सारे राइट्स नहीं दिए गए थे। तो अगर मैं बात करूँ एंशिएंट ओलंपिक्स के अंदर, तो एंशिएंट ओलंपिक्स के अंदर वुमेन को स्पोर्ट्स इवेंट देखने तक का मौका नहीं मिलता था। वहाँ पे वो देखने के लिए भी अलाउड नहीं होती थी। जब फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक्स का गेम हुआ तो उसके अंदर कोई भी फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं था, यानी एक भी लड़की या एक भी फीमेल कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी किसी भी टाइप के गेम के अंदर। लेकिन धीरे धीरे ये पार्टिसिपेशन बढ़ता रहा, और 1900 के बाद से धीरे धीरे ये बढ़ के और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड रहा, ठीक है। इंडियन फीमेल एथलीट जो थी उनका बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल रहा, और वो बहुत अच्छी पोजीशंस भी सिक्योर करी, ठीक है। हम कई सारे फीमेल एथलीट्स को जानते हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करती है, जैसे कि पीटी उषा, एमसी मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, और भी बहुत सारे ऐसे नॉन फेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, और उन्होंने बहुत सारे लड़कियों को मोटिवेट किया कि वो भी पार्टिसिपेट करें और गेम के अंदर आके बराबरी का दर्जा प्राप्त करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया के ही अंदर कि क्या क्या नोटेबल पॉइंट्स हैं। अगर मैं बात करूँ ना वुमेन पार्टिसिपेशन की, तो कुछ नोटेबल पॉइंट्स आते हैं। क्या वुमेन जो होते हैं वो जनरली फेस करती है जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। जो एक मेल एथलीट को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सपोर्ट मिलता है, वो जो लोग सोशली उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो सारी चीज़ें वुमेन के अंदर देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। वुमेन कैन नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज मेंस। कभी भी स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर हमेशा देखना मेल जिनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है हमेशा। जैसे कि अगर बात करो मेल क्रिकेट टीम और फीमेल क्रिकेट टीम, जो इंडिया के अंदर फीमेल क्रिकेट टीम है उसको ज़्यादा इतना प्रमोट नहीं किया जाता, जबकि मेल क्रिकेट टीम का देखो पूरा ही चर्चे रहते हैं हमेशा। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, कि सोशली भी सपोर्ट नहीं मिलता उनको, और नो इक्वल रिवॉर्ड्स एंड फैसिलिटीज़ आर गिवन। जो फैसिलिटीज़ मेल एथलीट्स को मिलती है वो सेम फैसिलिटीज़ फीमेल एथलीट्स को नहीं मिल पाती, ठीक है। और ना ही जो विनिंग प्राइस होता है वो भी सेम होता है। तो ये सारे बहुत मेजर प्रॉब्लम्स थे, मेजर डिफरेंसेस थे जो कि मेल और फीमेल स्पोर्ट्स के अंदर थे। आगे बात करते हैं इसी के अंदर, तो बात करते हैं ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से वुमेन जो थी वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती थी, इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी स्पोर्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट रीज़न आता है उसके अंदर लैक ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी जैसे कि रूल्स रेगुलेशन और एक्ट के अंदर होना चाहिए जो कि इक्वली सपोर्ट करे, जैसे कि मेल को किया जाता है गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, उतना ही सपोर्ट फीमेल को कभी भी नहीं मिला लॉ के द्वारा भी, ठीक है। जबकि हमारा लॉ क्या कहता है, सारा कोई इक्वल है, फिर भी ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पे स्पोर्ट्स के सेंस में भी उनको इक्वालिटी दी जाए। जैसे कि यूएस के अंदर अगर मैं बात करूँ, एक लॉ पास हुआ था 1972 के अंदर, जहाँ पे वहाँ पे एक लॉ बनाया गया जिसके अंदर इक्वल राइट्स दिए गए फीमेल को भी, उनके रिवॉर्ड्स भी इक्वल किया, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इक्वल दी गई, ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन जो कि गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिल रहा था, उनको दूर किया जा सके। सेकेंड आता है इसके अंदर लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम के अंदर फीमेल्स के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। उनसे हाउस होल्ड के काम करवाना भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के कामकाज करेगी, साथ ही साथ उनको बाहर का भी देखना है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। लेकिन मेल्स के लिए भी ये काम उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उनको भी ये समझना चाहिए कि फीमेल जो है कोई वर्कर नहीं है, ठीक है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जैसे कि तुम हो। तो मेल डोमिनेंस जो है यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा डिप्लेक्ट करता है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीमेल्स को हमेशा ही ऐसे माहौल में रही है
जिनकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है और सोशल प्रेशर की वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो और भी सप्रेस होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेल डोमिनेटेड कल्चर। यहाँ पे हमारी सोसाइटी ही ऐसी है जो कि मेल को बहुत ज़्यादा डोमिनेंस पे रखती है और फीमेल को हमेशा सप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल जो वो हेजिटेट करती है स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, जो भी स्पोर्ट्स के स्पेक्टेटर्स होते हैं वो कभी भी फीमेल्स गेम के अंदर, जिसके अंदर वुमेन गेम्स के अंदर कभी भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, लोगों तक उतनी ज़्यादा रीच होना वो कभी भी नहीं हो पाता। अगेन बात आती है लैक ऑफ मीडिया कवरेज वुमेन स्पोर्टिंग इवेंट। कभी भी जो वुमेन स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं उनका इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज उनको नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट्स। जो फीमेल्स है उनके अंदर जनरली देखने को मिलता है कि वो उतना ज़्यादा कंपैरेटिवली फिटनेस के अंदर इंडल्ज नहीं होते, उतना ज़्यादा वेलनेस के अंदर नहीं होता। जो फीमेल हेल्थ है वो आज भी बहुत मेजर इशू है इंडिया के अंदर भी, जहाँ पे इतना ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए एक फीमेल को अपनी हेल्थ को लेके, उतना ज़्यादा नॉलेज देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन। ठीक है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि सोसाइटी तो कभी सपोर्ट करती नहीं, तो वुमेन को भी इतना खुद भी अवेयर होना चाहिए कि विदाउट एनी सपोर्ट भी वो स्टैंड ले सके और पार्टिसिपेट करे ऐसे गेम्स के अंदर। लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस, जो वुमेन्स के कोचेस होते हैं, जो कि फीमेल कोचेस होती है, वो बहुत ज़्यादा कम है इंडिया के अंदर, जो कि हेल्प कर पाए फीमेल एथलीट्स को। आगे आती है इसके अंदर बात लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी की। वुमेन आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी सीवियर इश्यूज को फेस कर रही है, जैसे कि पर्सनल सेफ्टी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना हो, रोड्स पे चलना हो, उनको पर्सनल सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से ही, और इसके रिस्पॉन्सिबल हम सभी लोग हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू द फैसिलिटीज़। जो भी फैसिलिटीज़ है वो जो कि मेल एथलीट्स को मिलती है वो फीमेल एथलीट्स को नहीं मिल पाती। जितना भी हम बोले कि हम इक्वालिटी में बिलीव कर रहे हैं, जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होगी तब तक प्रॉपर इक्वालिटी नहीं आएगी। तो यही सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है स्पेशल कंसिडरेशन। तो स्पेशल कंसिडरेशन पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या वो मिसकंसेप्शन है या क्या वो गलत धारणाएं हैं जो कि लोग अपने मन के अंदर बना के बैठ गए हैं फीमेल और स्पोर्ट्स को लेके। ठीक है, तो सबसे पहला इसके अंदर आता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर नॉट लिंक्ड टू वुमेन्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी है, बेशक से उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हो, लेकिन उनका वर्किंग मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, तो ऐसा कहना कि फीमेल जो है वो गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए नहीं बनी है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, साइंटिफिकली भी और थ्योरेटिकली भी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के अंदर जैसे कि है ना, अगर नॉर्मल बात करी जाए, हमारे जो नॉन एथलीट्स हैं जैसे कि पीटी ऊषा और एमसी मैरी कॉम, इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। ठीक है, अगर तुम गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो मेल्स की तरह दिखने लग जाओगे, तुम्हारा मस्कुलर बॉडी बन जाएगा, लड़कियों के अंदर तो एग्रेशन ही नहीं होता, तुम्हारा फेस खराब हो जाएगा, जैसे कि एमसी मैरी कॉम को ये सारी चीज़ें सुनने को मिली थी। हमारी सोसाइटी का ये मानना है कि फीमेल जो है वो कभी भी डोमिनेंट, एग्रेसिव या मस्कुलर नहीं हो सकती जैसे कि मैन हो सकते हैं, या फिर वुमेन जो है उनका एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है जो कि स्पोर्ट्स के लिए बना हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फीमेल ऐसा नहीं है कि इश्यूज फेस नहीं करती, वो फेस करती है। उनके जो मेजर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की वजह से जो मेजर इश्यूज आते हैं वो आते हैं दो। एक आता है मेनार्क, दूसरा आता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। जो मेनार्क है उसका मतलब अगर समझा जाए तो मेनार्क उस चीज़ को बोला जाता है जब वुमेन फर्स्ट टाइम अपने पीरियड के अंदर आती है। ठीक है, जब उनके फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो उसको बोला जाता है मेनार्क, जो कि यूजुअली अकर होता है 12 साल की उम्र के अंदर, और जो कि हो सकता है एज अर्ली एज 8 ईयर्स और एज लेट एज 16 ईयर्स, यानी जल्दी से जल्दी 8 साल के लड़कियों के अंदर और लेट से लेट 16 साल के लड़कियों के अंदर। ठीक है, अच्छा, वुमेन का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस मिलने की वजह से ये जो मेनार्क है, यानी जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड आना है उनका, वो हो सकता है वो डिले हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डिले हो जाएगा तो उनकी
हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। अगर डिले हो जाता है उनके मीनार्क तो वो जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर उनका बहुत ज़्यादा अर्ली एज के अंदर होता है तो वो स्विमिंग और रोइंग जैसे गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनसे उनकी हेल्थ पे कोई भी इशू नहीं आने वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। जो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है इसको बोला जाता है इर्रेगुलर वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 to 35 डेज के अंदर वेरी करती है, और जो उनका ब्लड का फ्लो है वो 2 से 7 दिन तक बना रहता है। अगर इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है चीज़ें तो उसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोला जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम अगला, मेंस्ट्रुएशन एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। देखो वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, विमेन अगर किसी भी डे के अंदर कोई भी मंथ के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हो, बेशक से वो अपने पीरियड्स के अंदर हो या ना हो, उनका जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ही बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अचीव किए गए हैं फीमेल एथलीट्स के द्वारा, और टॉप स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस भी दिखाया गया है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल सकता है? स्लाइड बिट, लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं डाल सकता। नेक्स्ट आता है फीमेल एथलीट ट्रेड्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है या ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो ख़त्म होने लग जाती है। इसका मतलब पता है, समझ रहे हो? जैसे कि हमारा देखो बोन मिनरल अगर प्रॉपर होगा तो हमारी बोन जो है ना वो फिल्ड रहेगी इस तरीके से, लेकिन जैसे हमारा बोन मिनरल कम होने लगेगा तो ये जैसे गड्ढे गड्ढे से हो रहे हैं ना, ऐसे हमारे बोन्स के अंदर गड्ढे गड्ढे होने लग जाते हैं। जैसे टॉम एंड जेरी के अंदर चीज़ जो होता था, ठीक है, चीज़ के अंदर जो गड्ढे गड्ढे से दिखते रहते थे, ये ऐसे ही गड्ढे हमारे बोन्स के अंदर हो जाते हैं। ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम को देखा जाता है। यहाँ पे जो फीमेल्स होती है या 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा की उम्र तक अभी तक उनको मेंस्ट्रुएशन हुआ ही नहीं है, या तो अभी तक उनके नॉर्मल साइकिल चल रही थी, जैसे टाइम टू टाइम पर मंथ उनकी साइकिल आती है वैसे वैसे नॉर्मली चल रहा था, लेकिन अब उनकी साइकिल एकदम से डिस्टर्ब हो गई और 3 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम हो गया कि उनको मेंस्ट्रुएशन ना हुआ हो। ठीक है, ये होता है 2 टाइप का, जिसके अंदर फर्स्ट है प्राइमरी एमेनोरिया। इसके अंदर जो प्यूबर्टी के टाइम पे उनका मिनार्क आना चाहिए था, यानी उनकी जो फर्स्ट ब्लीडिंग साइकिल होती है वो स्टार्ट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, तो उसको बोला जाएगा प्राइमरी एमेनोरिया। ओके, सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वुमेन की साइकिल जो थी वो नॉर्मल चल रही थी, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आ रहा था, लेकिन एकदम से उनकी साइकिल जो है वो एकदम से स्टॉप हो चुकी है, और उसको स्टॉप हुए 3 महीने या उससे ज़्यादा का समय हो चुका है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या है, यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जहाँ पे जो एक पर्सन है उसके अंदर ईटिंग के जो बिहेवियर है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती है, या तो वो प्रॉपरली इनटेक नहीं करेगा फूड का, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएगा, या अलग अलग प्रॉब्लम जो भी है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये 2 प्रॉब्लम्स है जो कि ईटिंग डिसऑर्डर है, जो कि कॉमनली एथलीट्स के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं एनोरेक्सिया नर्वोसा की, ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जहां पे एक इंडिविजुअल हमेशा फूड के बारे में ही सोचता रहेगा, वो अपनी डाइटिंग के बारे में ही सोचता रहेगा, वो हमेशा अपनी बॉडी वेट को लेके हमेशा कंसर्न रहेगा। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है, जो हमेशा खाना खा रहा है तो फूड के बारे में सोच रहा है, वो हमेशा डाइटिंग सोच रहा है, नहीं मैंने ज़्यादा खा लिया, नहीं मैंने कम खा लिया, नहीं मुझे वेट बढ़ाना है, नहीं मुझे वेट कम करना है, तो हमेशा जब उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलेगी उसको बोला जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। सेकेंड आता है इसके अंदर बुलिमिया नर्वोसा। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक एथलीट या एक पर्सन बहुत सारा खाना खा लेगा, अब उसको है ना डर लगेगा कि नहीं अगर यार मैंने तो इतना सारा खा लिया, अब इसकी वजह से मेरा तो वेट बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, जानबूझ के चीज़ों को वॉमिट करेगा। वो कहते हैं ना उंगली मुंह के अंदर डाल के वॉमिट करना ज़बरदस्ती, ठीक है, तो वो वॉमिट करेगा ज़बरदस्ती ताकि उसका वेट गेन ना हो जाए। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को बोला जाता है बुलिमिया नर्वोसा। ओके, तो बस इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे
इंस्टाग्राम या जीमेल कर सकते हैं इन आईडीज़ के ऊपर। और थैंक यू सो मच। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा अगले चैप्टर के ऊपर। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।